सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। फोर्थ टॉपिक चल रहा था, फोर्थ टॉपिक का सेकेंड यूनिट हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। किसी भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है ये हम देखेंगे। इसका हमने बेसिक्स देखा था सेकेंड टॉपिक में डिमांड एंड सप्लाई में। तो प्राइस का डिटर्मिनेशन लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली होता है। जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, जहाँ इक्विलिब्रियम आता है उस वो प्राइस मार्केट में प्रिवेल करती है। तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आती कैसे है वो अभी हम देखेंगे। प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस द एक्सचेंज वैल्यू, है ना। प्राइस आर ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ वेरियस सर्विसेज रेंटेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सारी बातें हमने पहले अच्छे से समझी है, ठीक है। In this unit, we shall learn how demand and supply interact to strike a balance so that equilibrium price is determined in free market। ठीक है। अब फ्री मार्केट इज इन वन। अच्छा देखो, फ्री मार्केट मतलब क्या है। फ्री मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, ओपन प्राइजेज है, फ्री मार्केट प्राइजेज है। ठीक है। फ्री मार्केट मतलब जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो मार्केट चल रहा है वो फ्री मार्केट है। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों अपने आप काम करते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली डिसाइड होती है। ठीक है। तो ऐसे मार्केट को कहेंगे फ्री मार्केट। दूसरा मार्केट होता है रेगुलेटेड मार्केट, जैसे कि पेट्रोलियम प्राइजेस। पेट्रोल की प्राइजेस फ्री है क्या? नहीं, पेट्रोल की प्राइजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो पेट्रोलियम प्राइजेस कैसी है? फ्री मार्केट नहीं है वो। पेट्रोल का मार्केट कैसा है? फ्री मार्केट नहीं है। वेरएज बाकी के जो मार्केट है जैसे कि वेजिटेबल्स है, स्टेशनरी है, ये सारे फ्री मार्केट के प्रोडक्ट हैं। The forces of demand and supply are free to take their own course and there is no intervention from the outside by government or any other entity. It is to be noted that generally it is the interaction between the demand and supply, वही बात बोल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। तो ये फ्री मार्केट नहीं हुआ, लेकिन जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो काय में आ जाएंगे? फ्री मार्केट में। One of the main reasons for studying the demand and supply model is that model is particularly useful in explaining how market works. A comprehensive knowledge of movement of these market forces enable us to explain the observed changes in equilibrium prices and quantities of all types of products and factors. We will be able to anticipate the possible market outcomes in real market by applying the principles underlying the interaction of demand and supply। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वही प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी। ठीक है। ये अभी हमें वही डिटेल में देखना है, वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, वही हमें देखना है। In an open competitive market, it is the interaction between the demand and supply that tends to determine equilibrium prices and quantity. In the context of market analysis, the term equilibrium refers to a state of market in which the quantity demanded of a commodity equals to the quantity supplied of the commodity। तो मतलब at equilibrium क्या होता है? At equilibrium quantity demanded इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड होता है। ठीक, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड होता है एट इक्विलिब्रियम। इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट द एग्रीगेट क्वांटिटी दैट ऑल फर्म विशेज टू सेल इक्वल्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड। वही बात बोल रहा है वो हर बार। इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच, मतलब वही इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब वही है जहाँ पे ये सिचुएशन प्रिवेल करती है। To analyze how equilibrium price is determined in a market, we need to bring together demand and supply। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल है ये हमने डिमांड एंड सप्लाई वाले टॉपिक में देखा था। तो दो अलग अलग टेबल देखे थे, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है। हमने एक डिमांड का देखा था, एक सप्लाई का देखा था। अब इसमें क्या किया, हमने डिमांड का भी ले लिया और सप्लाई का भी ले लिया। तो जाहिर सी बात है
प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड वैसे वैसे कम हो रही है। ठीक है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। ठीक उसी के विपरीत प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है ना। यही तो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे कि मान लो अगर प्रोडक्ट का प्राइस 1 है तो प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 1 है तो क्या होगा, कई लोग डिमांड करेंगे, 60 डिमांड है यूनिट की लेकिन सप्लाई सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड अनसेटिस्फाइड रहेगी, डिमांड अनफुलफिल्ड रहेंगी। ठीक है, अनफुलफिल्ड डिमांड होगा। ठीक उसी तरह अगर प्राइस 5 है तो डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा, सप्लाई सरप्लस रहेगा, सरप्लस सप्लाई है ना, हमारा अनसोल्ड रह जाएगा। अगर हम प्राइस 4 करते हैं तो डिमांड 15 है लेकिन सप्लाई 55 है, तो 55 माइनस 15 मतलब 40 अभी भी सरप्लस है। अगर हम प्राइस 3 करते हैं तो डिमांड 20 है, सप्लाई 45 है, इसका मतलब 25 अभी भी क्या है, सरप्लस सप्लाई। लेकिन अगर हम प्राइस 2 करते हैं तो डिमांड भी 35 है, सप्लाई भी 35। तो ऐसा कोई अगर ऐसी प्राइस जहाँ पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, आई रिपीट, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्राइस है, हमारे केस में 2 रुपया, इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक ऐसी प्राइस जहाँ डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, बहुत सिंपल है, ग्राफ में देखेंगे तो देखो जब 1 रुपये प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी इन सप्लाई कैसा था, बहुत कम था। ठीक उसी तरह जब प्राइस 5 है तो डिमांड देखो कितना कम है, डिमांड देखो कितना कम है। देखो जब प्राइस 1 है, एकदम कम प्राइस है, तो ये क्वांटिटी है ना, तो डिमांड देखो कितना ज़्यादा है। जब प्राइस एकदम कम है डिमांड एकदम ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई देखो कितना कम है, सप्लाई एकदम कम है। ठीक है, एट 1 रुपीज़। वही एट 5 क्या हो रहा है, 5 पे डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई देखो कितना ज़्यादा है, सप्लाई कितना ज़्यादा है, डिमांड कितना कम है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी तो वो पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। और वो कब आ रहा है, जब प्राइस 2 रुपया है, जब प्राइस 2 रुपया है। ठीक है, अब सर ये मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस आता कैसे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस आता कैसे, मान लो सेलर ने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 5, ठीक है, सेलर ने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 5, तो ऐसे केस में क्या है, डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो डे 1 को क्या होगा, सरप्लस सप्लाई रह जाएगा, हमारे पास एक्सेस स्टॉक रह जाएगा। तो हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हमारे पास ज़्यादा माल है, अगर हमारा माल बिक नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, प्राइस कम करते हैं। हमने प्राइस कम की, हमने प्राइस कम की तो थोड़ी सी डिमांड और बढ़ी, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, सरप्लस सप्लाई, अभी भी क्या है, सरप्लस सप्लाई 40 का। हम क्या करते हैं फिर, और प्राइस कम करते हैं। तो ऐसे धीरे 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 हम प्राइस कम करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम। या इसी के विपरीत डिमांड के केस में देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं भैया 1 रुपये में प्रोडक्ट एक्स देना, वो सेलर बोलता है नहीं हम नहीं दे सकते इतने कम में, तो हम वापस चले जाते हैं। फिर हमें धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना पड़ता है, और प्राइस बढ़ाते हुए हम एक ऐसी प्राइस पे आ जाते हैं जहाँ कंसेंसस आ जाता है, एक ऐसी प्राइस अराइव हो जाती है जो पेयर रेडी होता है पे करने के लिए और सेलर रेडी होता है वो प्राइस पे बेचने के लिए। तो ऐसी प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसी प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या होता है, बायर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाता है और सप्लायर धीरे धीरे प्राइस कम करता है।
जो बायर है, बायर को तो ऑब्वियसली फुकट के भाव में चाहिए, एकदम लो प्राइस पे चाहिए, है ना, जितना कम में खरीदेंगे उतना अच्छा। और सेलर को क्या चाहिए, एकदम हाई प्राइस पे बेचना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेलर बोलेगा 100 रुपये लेकिन बायर बोलेगा 10 रुपये, तो मार्केट में कुछ बिकेगा क्या, नहीं। फिर बायर अगले दिन 20 बोलेगा, ये 90 बोलेगा, ये 30 बोलेगा, ये 80 बोलेगा। तो ऐसा करते करते एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है, मान लो 70 रुपया। तो फिर मार्केट में 70 रुपये में ट्रांजेक्शन होने लगता है। तो ये 70 रुपया क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। और एट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पैराग्राफ में वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, वही सारा लिखा है। द फॉलोइंग फिगर 7 विल डिमॉन्स्ट्रेट हाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड through price mechanism or market mechanism. If the market price is above the equilibrium price, say rupees 15, the market supply is greater than the market demand. जाहिर सी बात है, अगर प्राइस यहाँ पे है कहीं 2 रुपये, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है कहीं, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे है कहीं, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस पे सेलर सेल करना चाहता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो ये जो इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला येलो शेडेड रीजन है, ये रीजन में क्या है, अगर प्राइस ये रीजन में है, तो ये रीजन में क्या है, सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, मतलब सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, ठीक है। उसी के विपरीत अगर प्राइस कम रख दिया जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है। ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, ठीक है। वही बात यहाँ बोल रहा है कि अगर मान लो 10 रुपीज़ इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, मान लेते हैं 10 रुपीज़ इक्विलिब्रियम प्राइस है, 10 रुपीज़ इक्विलिब्रियम प्राइस है, और अगर प्राइस 10 से ज़्यादा है, 15 रखी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ज़्यादा रेट है तो ज़्यादा लोग बेचना चाहेंगे, तो सप्लाई ज़्यादा रहेगा, लेकिन ज़्यादा रेट है तो लोग खरीदना चाहेंगे क्या, नहीं, इसलिए सप्लाई कम रहेगा। ठीक उसी तरह अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, लेकिन बेचने वाले कितने रहेंगे, कम। तो मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा रहेंगी लेकिन सप्लाई कम रहेगा, तो इसका मतलब मार्केट में क्या आएगा, शॉर्टेज। इसी का मतलब क्या आएगा, शॉर्टेज। तो सीधी सीधी बात है, इक्विलिब्रियम से कम में अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा, शॉर्टेज। इक्विलिब्रियम से अगर कम में बेचना चाहते हैं तो मार्केट में होगा शॉर्टेज, लेकिन इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस है तो मार्केट में होगा सरप्लस। सिंपल है एकदम, यस। चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो, अगर डिमांड बढ़ती है, द अबव एनालिसिस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम वाज डन बाय अस अंडर द ceteris paribus assumption, मतलब ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, being constant. The facts of the real world, however, are such that the determinants of demand other than price, देखो, तो सेकेंड टॉपिक में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, बहुत सारे, फैशन हो सकता है, इनकम हो सकती है, अवेलेबिलिटी, बहुत सारी फैक्टर्स देखी थी हमने डिटेल में, है ना। तो अभी जो हमने देखा हुआ इक्विलिब्रियम, इसमें क्या देखा, ceteris paribus, सिर्फ प्राइस को चेंज, प्राइस पे को ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हमने देखा, ठीक है। जैसे कि इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे थे। तो हमने सेकेंड टॉपिक में भी देखा था कि हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखते हुए देखा था, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा था। फिर बाद में हमने क्या किया था, बाकी के फैक्टर्स को भी चेंज किया था। तो बाकी के फैक्टर्स को चेंज करने के बाद क्या हुआ था, जो हमारा डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, वो क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था, है ना। देखो,
डिमांड कर्व सप्लाई कर्व क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था, है ना, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये सब क्यों हुआ था, जब हमने अदर फैक्टर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जब हमने अदर फैक्टर्स को चेंज किया था तब ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अब दोबारा से वही करके देखेंगे। एन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखो हमने तो ये पहले ही पढ़ा है, अगर राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है मतलब इंक्रीज इन डिमांड होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है इसका मतलब डिक्रीज इन डिमांड होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है मतलब इंक्रीज इन सप्लाई होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है मतलब डिक्रीज इन सप्लाई होता है। ये हमने बहुत डिटेल में समझा था। ठीक है, इन फिगर द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज डी। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एंड सप्लाई कर्व इज एस एस, ये हमारा सप्लाई कर्व है ना। एट इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ओ क्यू। हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, ये हमारा ओ पी जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इक्विलिब्रियम प्राइस पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू है। ओ पी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ क्यू हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है एट इक्विलिब्रियम प्राइस ई, ई हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, नाउ सपोज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू D1 D1। देखो हमने देखा था अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम होती है कि बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। इनकम का और डिमांड का क्या था, डायरेक्ट रिश्ता था। तो इनकम बढ़ी, तब अगर इनकम बढ़ गई तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, राइट शिफ्ट हो जा रहा है ये। तो हमारा नया डिमांड क्या आ गया, D1 D1 हमारा नया डिमांड आ गया। क्या आ गया, D1 D1 हमारा नया डिमांड आ गया। एंड द सप्लाई कर्व रिमेन्स द सेम। ठीक है, वी विल सी दैट ऑन द न्यू डिमांड कर्व एट प्राइस ओ पी द डिमांड इंक्रीजेस टू ओ क्यू टू, है ना। अब अगर हमारी इनकम बढ़ गई है, हमारी इनकम बढ़ गई है, देखो इनकम इंक्रीज हुई तो उसके वजह से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होंगी, डिमांड इंक्रीज होंगी। लेकिन सप्लाई कैसा है, सप्लाई तो अभी भी उतना कांस्टेंट ही है, सप्लाई कांस्टेंट ही है। तो पहले क्या था, इक्विलिब्रियम पे थे, इक्विलिब्रियम पे क्या था, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था। ठीक है, अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतना कांस्टेंट, सप्लाई कैसा है, कांस्टेंट ही है। सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा, शॉर्टेज आ जाएगी। इसी का मतलब क्या होगा, शॉर्टेज आ जाएगी ना। इक्विलिब्रियम पे क्या है, डिमांड 100 की है, सप्लाई 100 का है। फिर क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतना ही है। डिमांड मान लो 100 से बढ़ के 120 हो गई और सप्लाई आज भी 100 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में शॉर्टेज आ गई। शॉर्टेज आ गई तो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा, वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। तो जब हमारी नई डिमांड आई तो एट प्राइस पी हमारी डिमांड कितनी हो गई थी, इतनी, ओ क्यू टू, ओ क्यू टू। लेकिन इतना अवेलेबल है क्या, नहीं। तो फिर शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हो गई तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर प्राइस बढ़ा देता है, सप्लायर प्राइस पी से बढ़ा के P1 कर देता है, तो नया प्राइस आ जाता है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही थोड़ी डिमांड कम हो जाती है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएंगी, तो डिमांड Q2 से कम होके Q1 आ जाती, और Q1 पे हमारा नया इक्विलिब्रियम आ जाता E1। आ रही है बात ध्यान में, ये एक समझ क्या हो तो सारा ही समझ जाएगा। एक काम करना, ये वीडियो को फिर से रिवाइंड करके इतना फिर से देखना है आपको। ठीक है, देखो अभी इक्विलिब्रियम है, अभी क्या है, इक्विलिब्रियम ई, प्राइस है पी। तो इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू, प्राइस चल रहा है ओ पी, प्राइस चल रहा है ओ पी। प्राइस चल रहा है
ओ पी, क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू। अब क्या हुआ, अभी एट ई मतलब इक्विलिब्रियम में, तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है, ओके। फिर बाद में क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ गई, बाद में क्या हुआ, इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई कैसा है, कांस्टेंट है, बट सप्लाई बट सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है। अब डिमांड मान लो हमारी पहले थी 100, पहले डिमांड थी 100, पहले डिमांड थी 100, सप्लाई था 100, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई, मान लो 120 हो गई, लेकिन सप्लाई अभी भी 100 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्टेज आ जाएगी। इसी का मतलब क्या हो गया, मार्केट में आ जाएगी शॉर्टेज, मार्केट में आएगी शॉर्टेज। अब शॉर्टेज आएंगी तो फिर सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर विल इंक्रीज द प्राइस, सप्लायर विल इंक्रीज द प्राइस, है ना। तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम ई पे आ रहा था, फिर क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ गई, तो डिमांड क्यू से बढ़ के Q2 तक चले गई, डिमांड Q2 तक चले गई, ठीक है, डिमांड Q2 तक चलेगी। नया डिमांड कर पा गया D1, है ना, नया डिमांड कर पाया हमारा D1, ओके। फिर सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दिया, P से P1 कर दिया, P2 P1, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ी वैसे क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड स्ट्राइक हो गया। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ डिमांड, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ी देयरफॉर डिमांड कम हो जाएंगी, प्राइस बढ़ी इसीलिए क्या होगा, डिमांड कम हो जाएंगी। तो डिमांड कम होके कहाँ आ रही है, डिमांड कम होके Q2 से कम होके Q1 पे आ रही है, डिमांड Q2 से कम होके डिमांड Q2 से कम होके Q1 पे आ रही है, ठीक है। अब प्राइस है P1, डिमांड है Q1, तो P1 Q1 पे हमें क्या मिल रहा है, एक नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है, एक नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है E1, ठीक है, नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है 6 में, देयरफॉर न्यू इक्विलिब्रियम, दैट इज E1। आ रही है बात ध्यान में, सिंपल है एकदम, है ना, ओके। कॉपी कर लो इतना, ठीक है, सिंपल है। Thus we see that with an increase in demand there is an increase in equilibrium price। अगर डिमांड बढ़ी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, एज सच द क्वांटिटी सोल्ड एंड द परचेज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, तो मान लो हमारी इनकम कम हो जाती है,
अभी है पी, और अगर ओ पी प्राइस है तो डिमांड है ओ क्यू, मतलब ई पे हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मान लो अगर हमारी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई मतलब क्या हो गया, डिमांड कम हो जाएगी, मतलब नया डिमांड कर्व आ जाएगा D1 नया डिमांड कर्व आ जाएगा D1 अब क्या हो गया, डिमांड कम हो गई। पहले क्या था, डिमांड 100 थी, सप्लाई 100 था, लेकिन अब डिमांड 70 हो गई, सप्लाई अभी भी 100 है। तो क्या होगा, सरप्लस सप्लाई होगा। अब सरप्लस सप्लाई होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। ज़्यादा माल बेचना है तो हम प्राइस कम करेंगे। प्राइस कम किया तो लॉ ऑफ डिमांड से क्या होगा, जब जब प्राइस कम होगी तब तब डिमांड बढ़ जाएगी, जब जब प्राइस कम होगी तब तब डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहले क्या था, पहले जब प्राइस P थी तो डिमांड Q थी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम E था। हमारी इनकम कम हो गई, सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ, हमारी इनकम कम हो गई लेकिन प्राइस अभी भी P है। तो जब हमारी इनकम कम हो गई तो हमारी डिमांड कम हो गई, हमारी डिमांड आ गई Q2 पे। फिर क्या हुआ, लेकिन इतना हमारा सप्लाई सरप्लस हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस कम कर रहे हैं। फिर जब हम प्राइस कम कर रहे हैं तो डिमांड वापस बढ़ रहा है, Q1 तक जा रहा है। तो प्राइस P1 पे हमें नया इक्विलिब्रियम मिल गया E1, नया इक्विलिब्रियम मिल जाता है E1। ठीक है, ओके। तो ये अभी हमने देखा था, अगर डिमांड बढ़ती है या डिमांड घटती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे अपने आप को रीसेट करती है ना। ठीक है, अब देखेंगे सप्लाई बढ़ता है या सप्लाई घटता है तो क्या होगा। सप्लाई बढ़ रहा है और सप्लाई घट रहा है तो क्या होगा। मान लो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है तो हमारा सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा सप्लाई बढ़ जाता है। तो पहले क्या था, सप्लाई था S और डिमांड थी D, तो हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा था एट पॉइंट E। ठीक है, एट पॉइंट E। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ने से सप्लाई बढ़ गया, प्राइस हमारी P बरकरार है। ठीक है, लेकिन अब सप्लाई बढ़ गया, मान लो डिमांड पहले थी 100, सप्लाई था 100, लेकिन अब क्या हो गया, सप्लाई हो गया 130, मतलब सरप्लस कितना है 30। अब हमें ज़्यादा माल बेचना है तो हम क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे। हमने प्राइस कम की तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्या हुआ इसमें, इसमें हुआ कि जब प्राइस S1 हो गई, सॉरी, जब सप्लाई S1 वाला कर्व आ गया और प्राइस P है तो उसमें क्या हो गया, डिमांड क्वांटिटी की सिर्फ OQ थी लेकिन क्वांटिटी का सप्लाई कितना था, सप्लाई था OQ2। ठीक है, OQ2, इसका मतलब क्या था, एक्सेस सप्लाई था। कितना एक्सेस सप्लाई था, ये इतना, Q से Q2 जितना है ना, इतना एक्सेस सप्लाई था। अब सप्लायर को क्या करना है, एक्सेस जो सप्लाई है वो बेचना है, तो वो क्या करेगा, प्राइस कम करेगा। उसने प्राइस कम की, P से P1 पे लाया। हमने देखा प्राइस अगर कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड जो हमारी Q थी वो Q से बढ़ के Q1 आ जाती है और हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिलता है E1, नया इक्विलिब्रियम मिलता है E1। ठीक है, सिंपल है, रिवाइंड करके फिर से देखना है आपको। ओके, सिमिलरली अगर सप्लाई कम होता है, हमारी प्राइस चल रही है OP, अगर हमारी प्राइस है OP तो OP पे डिमांड है OQ। ठीक है, OP पे डिमांड है OQ। मान लो डिमांड है 100, सप्लाई है 100, फिर क्या हो गया, सप्लाई हो गया कम, डिमांड आज भी 100 है, सप्लाई हो गया 80, है ना। हमारा सप्लाई कर्व S1 अंदर शिफ्ट हो गया। तो एट प्राइस P प्राइस पे डिमांड कितना है, अभी भी OQ का डिमांड है, डिमांड है OQ, है ना, OQ का डिमांड है। लेकिन सप्लाई कितना हो गया, अब हमारे पास सप्लाई, हमारे पास सिर्फ इतना हो गया, सप्लाई हो गया OQ2 सप्लाई हो गया हमारा OQ2। ठीक है,
डिमांड है ओ क्यू और सप्लाई ओ क्यू टू। फिर क्या होगा, शॉर्ट सप्लाई है तो हम क्या करेंगे, महंगे में बेचेंगे। क्यों, डिमांड ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट की, तो हमने प्राइस बढ़ा दी P1 तक। तो जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाई वैसे क्या होगा, डिमांड कम होगा। तो डिमांड कम होगा और डिमांड हमारा सेटल हो जाएगा फिर E1 पे। E1 पे हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, हमें एक नया इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अभी तक हमने देखा एक एक ही कर्व शिफ्ट हो रहा है, एक तो डिमांड कर्व राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, सप्लाई कर्व राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है। अब क्या होगा, हम देखेंगे एक साथ में मूवमेंट हो रहा है, एक साथ में। जैसे कि ये हमारा डी और एस ये कर्व था, अब अभी क्या हो गया, डिमांड कर्व भी राइट साइड में शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व भी राइट साइड में शिफ्ट हो गया और सप्लाई कर्व भी राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों राइट साइड में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, सेम प्रपोर्शन में हुए, सेम प्रपोर्शन में। यहाँ क्या हो गया, डिमांड कर्व ज़्यादा शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व कम हुआ। यहाँ क्या हुआ, डिमांड कर्व कम हुआ और सप्लाई कर्व ज़्यादा हुआ। तो उसके वजह से हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट गिरता है वो देखते हैं। Till now, we were considering the effect of a change either in demand or in supply on the equilibrium price and quantity sold and purchased. It sometimes happened that events shift both the demand and supply curve at the same time. This is not unusual. In real life, supply curves and demand curves of many goods and services typically shift quite often because of continuous changes in economic environment. During a war, for example, shortage of goods will often lead to the decrease in their supply, while full employment causes high total wages payment which increases demand. देखो क्या होता है, जैसे कि वॉर है, वॉर के टाइम पे क्या होगा, सप्लाई कम होगा, तो क्या होगा, सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। लेकिन वॉर के टाइम क्या होता है, सभी फैक्ट्रीज वगैरह सभी लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, गन्स बनाते हैं, एम्यूनिशंस बनाते हैं, मतलब डिफेंस के काम में लग जाते हैं, तो इनकम बढ़ जाता है। तो इनकम बढ़ गया मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो एक साथ डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक और देखते हैं, मान लो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई मतलब सप्लाई कर्व, सप्लाई इंक्रीज होगा। उसी के साथ साथ मान लो इनकम भी इंक्रीज हो गई, इनकम भी इंक्रीज हो गई मतलब डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो सारे फैक्टर्स अगर देखें तो एक साथ में डिमांड भी शिफ्ट हो सकता है, सप्लाई भी शिफ्ट हो सकता है। What happens when the demand and supply curves shifts in the same directions? We may discuss the effect on equilibrium and quantity when both the demand and supply increases simultaneously with the help of the diagram below. पहली डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है, shows a simultaneous increase in demand and supply and its effects on the equilibrium price. In the figure, the original demand curve DD and supply SS meet at E, at which OP is the equilibrium price and OQ is the quantity and bought and sold. ठीक है, ये हमारा एकदम पहला 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 फिगर कहाँ है, ऐसा कोई फिगर ही नहीं है, चलो ठीक है। 12A shows that the increase in demand is equals to increase in supply। ये देखो क्या बोल रहा है ये जो 12A वाला फिगर है इसमें क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो ये जो बढ़ रहा है डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई बढ़ रहा है। द न्यू डिमांड कर्व DD1 एंड सप्लाई कर्व SS1 मीट एट E1। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम था ये E, अब इक्विलिब्रियम है हमारा E1। ठीक है, लेकिन
क्योंकि डिमांड भी सेम प्रपोर्शन में बढ़ा है और सप्लाई भी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम प्रपोर्शन में बढ़े हैं, तो इसका मतलब हमारा प्राइस कांस्टेंट ही रह गया। ठीक है, जितना डिमांड बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ गया, तो प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने की काम ही नहीं आई, प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने का काम ही नहीं पड़ा। तो हमारा इक्विलिब्रियम E1 पे प्राइस OP ही रह गया और डिमांड OQ1 हो गया। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में क्या देखेंगे, सेकेंड सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा बड़ी है लेकिन सप्लाई थोड़ा कम बढ़ा है एज कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड ज़्यादा बड़ी है और सप्लाई कम बढ़ा है। ठीक है, डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ गई है, अगर डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस बढ़ाएंगे हम, है ना, हम प्राइस बढ़ाएंगे। तो हमने प्राइस बढ़ाई OP से OP1, जब प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, तो डिमांड थोड़ी सी कम हो गई और डिमांड हमारी आ गई नवी E1। ठीक है, देखो अगर प्राइस P रहती थी तो डिमांड अपनी जाती थी ये OQ2, जैसे कि हमने फिगर नंबर 2 में देखा, फिगर नंबर 1 या 2 में देखा था, जब डिमांड बढ़ गई थी। तो जब डिमांड बढ़ गई थी और प्राइस उतनी थी तो क्या हो गया था, हमारा डिमांड Q से बढ़ के Q2 तक चले गई थी। फिर हमने क्या किया था, प्राइस बढ़ाया था, प्राइस बढ़ाने की वजह से डिमांड थोड़ी कम हुई थी और Q1 पे आई थी और नया इक्विलिब्रियम E1 मिला था। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ता है डिमांड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइस P है और सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें देखो सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड थोड़ी ही बढ़ी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइस कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सेस सप्लाई हमारा बिकना चाहिए, तो जब हम प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और हमें नया इक्विलिब्रियम E1 मिलेगा। ठीक है, सिंपल है एकदम, वीडियो रिवाइंड करके 2 बार 3 बार आपको देखना है ये। What is the effect on equilibrium price and quantity when both the demand and supply decreases? You can check it yourself with the help of diagrams. We can summarize the two possible outcomes when the supply and demand curve shifts in the same direction as follows. When both the demand and supply curve increases, the equilibrium quantity increases but the change in equilibrium price is uncertain. When both the demand and supply decreases, equilibrium quantity decreases but the change in equilibrium price is uncertain. What happens when the demand and supply curve shift in opposite direction? We may discuss the effect on the equilibrium price and quantity when the demand and supply curve shifts in the opposite direction with the help of the diagram below. डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ये देखो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन साहब सप्लाई कम हो रहा है। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ी सप्लाई कम हो गया। यहाँ क्या देखा हमने, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ी या डिमांड और सप्लाई दोनों कम हुई, है ना, लेकिन यहाँ हम देख रहे डिमांड बढ़ी सप्लाई कम हो रहा है। तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में फिर से इक्विलिब्रियम काम करेगा और एक नया प्राइस हमें मिलेगा E1, नया इक्विलिब्रियम प्राइस हमें मिलेगा E1। In panel A, is a simultaneous rightward shift of the demand curve and the leftward shift of the supply curve. Here the increase in demand is more than the decrease in supply. डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा रेट से बढ़ी, सप्लाई कम रेट से कम हुआ, मतलब गैप और बढ़ गई। ठीक है, Therefore the equilibrium price and the equilibrium quantity will rise. ठीक है, नया मिल गया। There is also a coincident rightward shift in the demand curve, leftward shift in the supply curve. Here the decrease in supply is more than the increase in demand. Consequently, the equilibrium price rises and equilibrium quantity falls. देखो सप्लाई बहुत कम हो गया, सेकेंड केस में क्या हो गया, सप्लाई देखो इतना सारा कम हो गया लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी सी बढ़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम करना पड़ेगा। तो देखो प्राइस, हाँ सॉरी, सप्लाई कम हो गया मतलब शॉर्टेज है तो हम क्या करेंगे, महंगे में बेचेंगे, मतलब प्राइस बढ़ाएंगे। तो प्राइस बढ़ा दिए हमने, प्राइस बढ़ा दिए तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी कम हो गया, तो हमें नया इक्विलिब्रियम मिलेगा E1। सब लॉजिकल है,
ये ऊपर का अगर आपको समझ गया ना तो ऐसे कुछ भी आ गया एग्जाम में तो आप सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी अगर इलस्ट्रेशन दे दिया तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। In general, when the supply and demand shifts in opposite direction, we cannot predict what ultimate effect will be on the quantity bought and sold. What we can say is that a curve that shifts a disproportionately greater distance than the other will have disproportionately greater effect. देखो, अगर सीधी सी बात है, अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ी एज कम्पेयर टू सप्लाई, डिमांड ज़्यादा बढ़ी एज कम्पेयर टू सप्लाई, मतलब क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो गया था, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो इसलिए प्राइस बढ़ गया। यहाँ क्या हो गया था, सप्लाई ज़्यादा बढ़ा था एज कम्पेयर टू डिमांड, तो उसकी वजह से क्या है, सप्लाई ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान में देने वाली बात है, कौन से साइड बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में। सप्लाई ज़्यादा कम हुआ, सप्लाई ज़्यादा कम हुआ मतलब क्या हुआ, शॉर्टेज आया। शॉर्टेज आया तो हम क्या करेंगे, महंगे में बेचेंगे, है ना, इसलिए फिर से प्राइस बढ़ी। ठीक है, तो हमें देखना है लॉजिकली क्या हो रहा। ऊपर का अगर आपको समझ गया तो आप कैसा भी कर सकते हो। आपको ये वीडियो एक बार नहीं समझा है तो 2 बार फिर से देखना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई समझ रखा है तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगा होगा। यूनिट 2 we can summarize: when demand increases and supply decreases, the equilibrium price rises, but nothing certain can be said about the change in equilibrium quantity. When demand decreases and supply increases, equilibrium price falls, but nothing can be said about the changes in equilibrium. ठीक है, ये illustration 1 आप ट्राई करो। अगर ये आपको समझ गया, अगर इसके आंसर आपको आ गए हैं तो इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो आज का क्लास यहीं रुकाते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट था इक्विलिब्रियम प्राइस का। ओके बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय।